भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति और समाज का आईना होती है। समय के साथ भाषा बदलती है, नए रूप धारण करती है और नई पीढ़ियों को अपनी अभिव्यक्ति देती है। हिंदी भाषा भी इस बदलाव से अछूती नहीं रही। कभी अवधी और ब्रज की मधुरता से लेकर आज की डिजिटल इंग्लिश तक हिंदी की यात्रा बेहद रोचक और बहुरंगी रही है। समकालीन समय में हिंदी साहित्य और भाषा दोनों ही नई चुनौतियों और नए अवसरों के द्वार पर खड़े हैं। डिजिटल माध्यमों का प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की बढ़ती पहचान और युवा पीढ़ी की बदलती भाषा शैली, इन सब ने हिंदी को नए रूप में ढालना शुरू किया। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि हिंदी भाषा का भविष्य किस दिशा में अग्रसर है और साहित्य, पत्रकारिता और शिक्षा जगत में उसकी स्थिति क्या है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर आधारित हिंदी भाषा के बदलते रूप, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है फोंडाघाट कॉलेज के प्राध्यापक, हिंदी भाषा के गहन अध्येता, शोधकर्ता और विचारक डॉक्टर संतोष रायबोले जी। आज हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी भाषा ने समय के साथ कौन कौन से बदलाव देखे, इन बदलावों का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा और आने वाले समय में हिंदी का स्वरूप कैसा होगा। तो श्रोताओं, आरंभ करते हैं यह रोचक संवाद और स्वागत करते हैं हमारी अतिथि डॉक्टर संतोष रायबोले सर का। नमस्कार सर। सर, श्रोता यह जानना चाहेंगे कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण और हिंदी भाषा साहित्य के प्रति आपकी रुचि में आपके परिवार और परिवेश की क्या भूमिका रही है। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों के संदर्भ में जब मैं अपनी भूमिका अदा करना चाहूँगा तो विशेष तरीके से मैं सामान्य परिवार से जुड़ा हूँ। सामान्य परिवार में मेरा भरण पोषण हुआ है। विदर्भ के अमरावती ज़िले के भीतर पांढरी नामक मेरा छोटा सा गांव है। प्राथमिक शिक्षा वहीं पर हुई और फिर विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं औरंगाबाद में आया। वहाँ आने के बाद में मैंने महसूस किया कि हिंदी क्या होती है, भाषा की उपज क्या होती है, भाषा का सौंदर्य क्या होता है, भाषा में प्रतिबद्धता की भूमिका किस प्रकार से निर्वहन की जा सकती है। ये मैंने अपने दोस्तों से और अपने गुरुजनों से पढ़ा, तब जाकर मुझे इस भाषा के प्रति लगाव लगा। अच्छे मित्र मिले, अच्छे गुरुजन मिले। इसका परिणाम ये हुआ कि लगातार मैं हिंदी के प्रति जागरूक होता गया और हिंदी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ में जोड़कर मैंने उसे अपनी रोजी रोटी की भाषा बनाने तक का सफ़र तय किया। उसमें हिंदी में ही मैंने पूरी अपनी शिक्षा अर्जित की और अभी मैं अध्ययन अध्यापन हिंदी का ही कर रहा हूँ। हिंदी भाषा के विकास की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए। साथ ही संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से लेकर आधुनिक हिंदी तक इसका स्वरूप कैसे बना। कोई भी दुनिया की भाषा एक दिन में न तो निर्माण होती है और ना ही विकसनशील अवस्था से विकसित हो पाती है। हमारी हिंदी का भी उसी प्रकार से सफ़र रहा है। कई पायदानों को पार करते हुए वे आज तक पहुंची है। जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं का विकास होते होते ये प्रारंभिक तौर पर पुरानी हिंदी के रूप में 1000 वर्ष पूर्व इसका जन्म हुआ। अरबी फारसी के कई शब्द उसने ग्रहण किए। दिल्ली के आसपास ये पहले बोली जाती थी। मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी इसकी प्रमुख बोलियों में से एक रही। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से खड़ी बोली मानक रूप में उभरी और गद्य काल का विकास हुआ। 1965 तक आते आते हिंदी भारत की राजभाषा बनी। आज हिंदी वैश्विक भाषा बनी है। वर्तमान में हिंदी संपर्क एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित है और पूरी दुनिया को वो जो है संबोधित और प्रबोधित करने की क्षमता आज के समय में उसमें है। सर, हिंदी भाषा हमेशा से परिवर्तनशील रही है। आप भाषा में इस परिवर्तन की प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं। केवल हिंदी नहीं, दुनिया की कोई भी भाषा जब तक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करेगी, उनके आधार पर अपने विकास को निर्धारित नहीं करेगी, तब तक वो भाषा टिक नहीं पाएगी। हिंदी ने भी
समय, भूगोल और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होकर अपने भीतर नए शब्दों का अन्वेषण किया, उसके आगमन को स्वीकारा, पुराने शब्दों के अर्थों में बदलाव और व्याकरणिक संरचनाओं में परिवर्तन भी शामिल किया। इसका परिणाम ये हुआ कि भाषा का पुख्ता रूप वर्तमान दौर के भीतर हिंदी ने स्वीकार कर लिया है। वर्तमान दौर के भीतर उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के साथ ही तकनीकी विकास और दूसरी विशेषकर अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण उसका रूप जो है फैलता हुआ सा नजर आता है। हिंदी का विकास सौर शनि और अर्धम्याग्धी अपभ्रंशों से हुआ है। भाषा एक गतिशील प्रक्रिया है, वो बहता नीर है। हिंदी ने भी गतिशीलता के माध्यम से ही आज का पायदान जो है प्राप्त किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। क्या आज़ादी के बाद हिंदी ने वही प्रभाव बनाए रखा है? मैं तो यहाँ तक कहूँगा सर कि हिंदी अगर हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होती तो स्वतंत्रता आंदोलन में ज्वार भी निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलनों के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का काम, एकजुट करने का काम हिंदी ने किया है। स्वतंत्रता का संदेश कई साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने अपने कविताओं के भीतर, गीतों के भीतर, कहानियों के द्वारा देश प्रेम की भावना जागृत की है। प्रसाद के सारे नाटक उठाकर देख लीजिए, उसमें संस्कृति के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और शौर्य का संधान किया हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता तो मन को झकझोरती है कि जो पुष्प पहले मंदिरों में चढ़ना चाहते थे, वे पुष्प अब उस रास्ते पर बिछना चाहते हैं जिन रास्तों पर से देश भक्ति में प्रेरित सपूत अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, बलिदान के लिए तैयार हो। और इसलिए हम देखते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ावे जावे वीर अनेक। अब मातृभूमि के प्रति इतना समर्पण भाव इन देशभक्तों के भीतर, उसके हृदय के भीतर माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता के माध्यम से निर्माण किया। साथ ही दौर के भीतर के अंधेर नगरी जैसे नाटक है भारतेंदु के, या भारत दुर्दशा जैसे नाटक हैं, इनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक दोनों परिवर्तनों को साझा करने का काम किया। केवल राजनीतिक आज़ादी महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही जब तक सामाजिक परिष्कार नहीं हो पाएगा तब तक राजनीतिक आज़ादी का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इस प्रकार की दोहरी भूमिका को लेकर भी लिखा गया। संघ की राजभाषा संविधान निर्माताओं ने हिंदी को स्थापित किया और फिर ये हिंदी आज हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और हम प्रसाद के नाटकों को तो इसलिए बहुत अधिक मात्रा में तुल देते हैं, इसका कारण है कि उन्होंने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को भी भारत की भूमि पर से पलायनता की धूल चटा दी। तो हम इस बात से वाकिफ होते हैं कि जो गुलामी वाली मानसिकता हम पर थोपी गई है, उस गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकलकर उन्होंने हमारे भारत की मूल वीरत्व वाली भूमिका लोगों के जहन में उतारने का काम अपने नाटकों के माध्यम से किया है। और इसलिए तो चंद्रगुप्त नाटक के भीतर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो बढ़े चलो बढ़े चलो। माने कि हम सदियों से गुलाम नहीं हैं, दास्यत्व के भीतर नहीं है, लाचार नहीं हैं, किसी के सामने हमने ढुकने नहीं टेके हैं, पर ये भूमिका धीरे धीरे बदलनी चाहिए और अपने इतिहास को हमने आज के संदर्भ में जीना चाहिए। वो भूमिका उन्होंने यहाँ पर बयां की है। और कार्नेलिया जैसा विदेशी पात्र भी, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इसके माध्यम से उन्होंने अपने देश के गौरवमयी इतिहास को, संस्कृति और सभ्यता को इस नाटक के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की आज़ादी के लिए उनके उपन्यास एक ललकार बनकर लोगों के दिलो दिमाग पर उतरे और लोगों ने प्रण कर लिया कि हम अब आज़ादी लेकर ही रहेंगे। हिंदी साहित्य और संस्कृति में बोलियों का योगदान असंदिग्ध है। आज के समय में हिंदी और उसकी बोलियां, इनका संबंध आप कैसे देखते हैं? कोई भी भाषा परिष्कृत होने की प्रक्रिया में बोलियों का योगदान अनन्य साधारण होता है, जैसे हिंदी के संदर्भ में भी है। क्योंकि हिंदी खड़ी बोली के अन्वेषण के पहले ब्रज और अवधि का बहुत बड़ा धार्मिक साहित्य हमारे देश के अंतर्गत निर्माण हुआ। ब्रज को लेकर सूरदास की जो रचनाएं हैं, अवधि को लेकर तुलसीदास का रामचरितमानस है, इन्होंने पूरे समाज के पूरे खाके को खंगाला है और नए रूप में उन्होंने साहित्य और मनुष्य की नैतिकता की परिभाषा गढ़ने का भी
काम किया है। इसलिए हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की समृद्धता में बोलियों का अनन्य साधारण महत्व है। गद्य और पद्य के विकास में हम इसके महत्व को नहीं टाल सकते। जैसे कि आप देखिए कि आगे जाकर हम देखते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणुका मैला आंचल जैसा है, तो आंचलिक भाषा को नए सिरे से स्थापित करने का काम इस उपन्यास के माध्यम से हुआ है। आंचलिक शब्द, आंचलिक भाषा, आंचलिक मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनका सुंदर समायोजन जो है वो उस भाषा के अंतर्गत दिखाई देता है, जिसके भीतर हम देखते हैं कि देशज है, तद्भव है, शब्दों का भांडार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इतने प्रचुर मात्रा में अभिव्यक्त हुई है कि हमको लगता है कि ये उपन्यास पढ़ते समय हम अपने जीवन की ध्वनि को, प्रतिध्वनि को गुंजित कर रहे हैं, उसको हम सुन रहे हैं। अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियां सहायक नदियों के रूप में हिंदी में समाहित होती हुई सी नजर आती है, और इन्हीं के बलबूते पर हिंदी आज जो है अपने एक विशेष स्थान पर पहुंची हुई है। सर, कबीर, तुलसी, सूरदास, मीरा जैसे भक्तिकालीन कवियों ने हिंदी भाषा और साहित्य को किस तरह समृद्ध किया है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है। आप कल्पना कीजिए कि साहित्यकारों के द्वारा जब किसी विशेष काल को स्वर्ण युग की उपाधि से नवाजा जाता है, इसका मतलब है कि उस दौर के भीतर जो साहित्य लिखा गया है उसने परिवर्तन की गूंज को, ललकार को समाज के साथ में जोड़ा है। तुलसी के रामचरितमानस ने उत्तर भारत की भीतर राम को नए रूप में स्थापित करने की कोशिश की। राम केवल एक पुरुष नहीं है, एक राजा नहीं है, तो वो एक नैतिकता की परिपाटी के भीतर उनको कसने का काम किया है। माने कि भक्ति काल और मध्यकाल के दरमियान जो पथभ्रष्ट समाज था उसका दिग्दर्शन करने के लिए इन्होंने महाकाव्य के नायक के रूप में राम और राम से जुड़े हुए जो चरित्र है, सच्चरित्र है, उनको स्थापित करने का काम किया। सूरदास ने भी वही काम किया है। मीरा की रचनाओं के भीतर भक्ति भी है, आध्यात्मिकता है, प्रेम है, और कुछ मात्रा में सांसारिकता के प्रति या तो परंपरागत जो मान्यताएं थे उसके प्रति विद्रोह भी दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास, सूरदास और मीरा ने भक्ति के आध्यात्मिक रूप को सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ में जोड़ने का काम किया। इन तीनों में से कबीर को मैं अलग देखना चाहूँगा, ये कि कबीर ने डंके की चोट पर सामाजिक जो विकृतियां है, जिसमें जातीयता है, वर्ण व्यवस्था है, स्त्री का शोषण है, या हर प्रकार की जो गैर बराबरी समाज के अंतर्गत है, उसके खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार किए। उनकी ये मान्यता थी कि साहित्य केवल साहित्य नहीं होता है तो सहित होता है, माने कि समाज का उसमें हित होना चाहिए। तो समाज का हित कब होगा? जब तक रोगग्रस्त समाज को हम सुदृढ़ नहीं बना पाते, उसको विज्ञान की गुट्टी नहीं पिलाएंगे, तब तक हम अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने साहित्य को ऐसा उपादान प्रदान किया है कि साहित्य लेखन केवल लेखन न रहकर कटु औषधि बने और समाज सुधार के प्रति लोगों के मन में, उनके जहन में अपने विकारों के प्रति सजगता निर्माण हो। इसलिए तो कहा जाता है कि कबीर कवि नहीं है, वो चिकित्सक हैं। उन्होंने रोगी समाज की चिकित्सा करके उनको चंगा करने के लिए दोहों का और पदों का निर्माण किया है। रीतिकाल की काव्य परंपरा ने हिंदी के साहित्यिक और भाषाई स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित किया है सर? भक्तिकाल के पश्चात रीतिकाल का जब अवतरण होता है तो रीतिकाल ये दरबारी कवियों का दौर रहा है, क्योंकि रीतिकाल में मध्यकाल की दो धाराओं के भीतर भक्तिकाल और रीतिकाल है। तो रीतिकाल में तीन प्रकार की प्रवृत्तियां आई, एक तो रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त। रीतिबद्ध जो प्रवृत्ति है उसमें संस्कृत के जो व्याकरणिक नियम हैं या संस्कृत की जो परिपाटी थी, उन पाठियों को उनके आधार पर जो है साहित्य को आंकने का प्रयास किया गया। जैसे हम देखते हैं कि इस दौर के भीतर रस है, अलंकार है, छंद है, ध्वनि है, इन जैसे जो काव्य तत्व है उनकी गहराई से परिभाषा की गई वो संस्कृत के आधार पर। जैसे कि केशव है, केशव की रचनाएं संस्कृत के आधार पर ही वो अभिव्यक्त होती है। उसके बाद में चिंतामणि है, पद्माकर है, देव है, मतिराम है,
ये जो रचनाकार है इन्होंने पहले लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने के पश्चात उन्होंने साहित्य लिखा। इसका मतलब है कि रीतिकाल के माध्यम से उन्होंने रीति की परिपाटी को साहित्य में अन्वेषित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहारी तो ऐसे रचनाकार रहे कि एक व्यक्ति के लिए जो है हिंदी साहित्य को फिर से एक प्रवृत्ति का अन्वेषित करना पड़ा रीति सिद्ध। 707 दोहों के भीतर उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदी साहित्य की मानी जाती है। और तीसरा है रीति मुक्त। घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, इन लोगों ने रीति से हटकर मन की स्वच्छंद भूमिका को जो है कविता के भीतर अवतरित करने का काम किया और वो बनी बनाई परिपाटी के प्रति विद्रोह उनमें दिखाई देता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि रीतिकाल के अंतर्गत प्रचलित होने वाली तीनों प्रवृत्तियों ने काव्य का सौंदर्य और कला के उच्चतम स्तर को जो है अन्वेषित करने का काम किया। इसलिए मध्यकाल के भीतर रीतिकाल हिंदी साहित्य को ऑक्सीजन प्रदान करता हुआ सा नजर आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण ने भाषा को आधुनिक स्वरूप देने में क्या योगदान दिया? भारतेंदु का योगदान हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु के अवतरण से ही हिंदी साहित्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ में जुड़ गया। तब तक के जो बने बनाए अवधारणाएं थी, जो परंपरागत मान्यताएं थी, उससे आगे बढ़कर नई परिभाषा गढ़ने का काम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ में साहित्य को संपृक्त करने का काम हम कहते हैं कि भारतेंदु ने किया है। इनकी भाषा सहज और सरल और सुलभ भी है। उनकी भाषा के भीतर हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता और सामाजिकता का पुट है। कुरीति और अंधविश्वासों पर कड़ा प्रहार उनकी कविता के भीतर दिखाई देता है। पहले दौर के भीतर उर्दू फारसी की बहुत अधिक मात्रा में महत्व होता था भाषा के दृष्टि से, पर धीरे धीरे जाकर जो है खड़ी बोली का अन्वेषण हो जाने के बाद में फिर उस दौर के भीतर की जो रचनाएं हैं, फिर वो नाटक हो, निबंध हो, कविता हो, पत्र पत्रिका हो, इसके माध्यम से नए युग का सूत्रपात भारतेंदु ने किया है। भारतेंदु मंडल उन्होंने स्थापित किया और अपने समविचारी साहित्यकारों को शामिल करके भाषा को सजाने संवारने का, गरिमा को बढ़ाने का काम किया। हम देखते हैं कि उस दौर के भीतर भारतेंदु ये जानते थे कि साहित्य जितना सीधा सरल होगा उतना ही लोग उसको ग्रहण करेंगे, समझेंगे, और इसलिए उन्होंने अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शन जैसे नाटकों के माध्यम से, छोटे से नाटकों के माध्यम से सामाजिक बदलाव और उस समय के भीतर की न्याय प्रक्रिया और अंग्रेजों की जो खिलाफत वाली भूमिका है उस भूमिका को उसके अंतर्गत ढालने की कोशिश की। और इसलिए हम कहते हैं कि भारतेंदु भाषाई अन्वेषण के भीतर मील का पत्थर साबित होते। आगे जाकर हम माहिर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका को देख सकते हैं और फिर उसके माध्यम से खड़ी बोली को अवतरित करने का काम, माने कि उस दौर तक आते आते हम देखते हैं कि कविता अगर लिखनी है तो ब्रज भाषा में, तो फिर माहिर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में जब सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व उन्होंने स्वीकार किया, तब उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाएगा, गद्य और पद्य के लिए एक ही भाषा का निर्माण होगा। और उसके बाद में फिर सरस्वती पत्रिका और उस खेमे के भीतर के सारे लोगों को उन्होंने हिदायत दी कि भाषा को अगर समृद्धता प्रदान करनी है तो खड़ी बोली के भीतर ही लेखन होना चाहिए, और तब जाके वो परिपाटी आगे बढ़ने लगी। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हिंदी भाषा को किस प्रकार प्रभावित किया है? आप देखिए कि वर्तमान दौर के भीतर डिजिटल इंडिया जैसे घोषणाएं, नारेबाजी चल रही है, हम चाहकर भी इस बात से अभी पल्ला नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि दुनिया की गतिविधि जब उपभोक्तावादी संस्कृति के साथ में जुड़ जाती है तो आपको डिजिटल होना पड़ेगा। जब आपको डिजिटल होना पड़ेगा तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के भीतर जो माल किसी कंपनी में निर्माण हो रहा है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए आपको उसकी भाषा के भीतर संदेश को संप्रेषित करना होता है। और ये सारी प्रक्रिया वैश्वीकरण के साथ में बहुआयामी भाषा में बदलने की प्रक्रिया के साथ में जुड़ी हुई है, और इसका व्यापक और जीवंत गतिशील माध्यम नए रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। वो इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल जैसे उपकरणों के माध्यम से। वर्तमान दौर के भीतर तो ये आया है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके माध्यम से आप शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक संबंधों के माध्यम से बात रख सकते हैं। आप देखिए कि डिजिटलाइजेशन के लिए
पुणे की सीडेक जैसी कंपनी है वो कितने मात्रा में काम करे, कई प्रकार के शब्द उन्होंने निर्माण किए हैं। क्योंकि आप देखिए कि इसके पहले जो है विज्ञान से संबंधित जो शब्द थे वो हिंदी भाषा में विपुल मात्रा में नहीं थे, पर आज के दौर के भीतर विज्ञान से संबंधित, तकनीक से संबंधित, यातायात से संबंधित, विज्ञान से संबंधित कई ऐसे क्षेत्र हैं, नए नए शब्दों का अन्वेषण करने की प्रक्रिया आधिकारिक भूमिका पर तैयार की गई है। कुछ सालों के भीतर हम देख पाएंगे कि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हिंदी भाषा के शब्दों से अछूता नहीं रहेगा। और जब ये सारे शब्द हिंदी भाषा को डिजिटलाइजेशन के साथ में संपृक्त करेंगे, तब भाषा कलम और कागज की अपेक्षा भी तकनीकी क्षेत्र के माध्यम से जुड़ जाएगी। क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी जैसा दौर अभी वर्तमान दौर के अंतर्गत आ गया, तो आप डिजिटल हुए बगैर भाषा को जो है वैश्विक फैलाव के साथ में जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए डिजिटलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में, तकनीक के रूप में वर्तमान समय में हिंदी के साथ में भी जुड़ी हुई सी नजर आती है। सर, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति को आप कैसे आंकते हैं? क्या उच्च शिक्षा में हिंदी का विस्तार पर्याप्त है? डिजिटल माध्यमों के माध्यम से हम देखते हैं सर कि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में दिन ब दिन प्रगति हो रही है। क्योंकि प्रगति का मापक कोई एक दिन का और एक साल का या 10 साल का नहीं होता, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी के कारण इसको बढ़ावा मिलता हुआ सा नजर आता है। आप देखिए कि जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का निर्माण हो रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का निर्माण होना ये इस बात का सबूत देता है कि हिंदी अन्वेषण के रूप में अवतरित होती हुई सी नजर आती है। फिर अनुसंधान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुमुखी और बहुआयामी प्रयास होते हुए से नजर आते हैं, जो भाषा, साहित्य और समाज से जुड़े विविध विषयों को समाहित करते हैं। और इसलिए वर्तमान दौर के भीतर हम देखते हैं कि अनुसंधान के रूप में जो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा मोबाइल है, हमारी इंटरनेट है, उससे जुड़े हुए सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है ये अनुसंधान के साथ में ही जुड़े हुए हैं। हम उसको अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि वर्तमान दौर के भीतर जो भी ब्लॉग लेखन से तमाम तरीके की जो गतिविधियां आ जाती है वो अनुसंधान के साथ में जुड़ी हुई होती है। और शिक्षा के अंतर्गत और अनुसंधान के अंतर्गत ये एक हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में एक आश्वस्ति निर्माण हो चुकी है कि हम हिंदी साहित्य को और अनुसंधान को वर्तमान दौर के भीतर हम तकनीकी के साथ में संपृक्त करके उसके विकासनशील अवस्था से विकसित अवस्था तक पहुंचने की प्रक्रिया के साथ में जुड़ सकते हैं। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता के बारे में आपका क्या विचार है? वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में कर लिया है। कोई भी दुनिया की भाषा वैश्वीकरण की चपेट से छूट नहीं सकती, और जो भाषा अपने आप को कुपमंडूक की तरह रखेगी वो उस भाषा का विकास भी होना संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि आर्थिक एवं तकनीकी एवं सांस्कृतिक प्रभाव के साथ साथ प्रवासी भारतीयों का योगदान इसमें बहुत अधिक मात्रा में। विश्व में जो भाषा हमारी फैली है उसमें मॉरिशस है, कनाडा है, फिजी है, वियतनाम है जैसे देशों के अंतर्गत के कई विश्वविद्यालयों में ये भाषा पढ़ाई जाती है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश के अंतर्गत जो रहने वाले हमारे देश के जो लोग हैं ये गिरमिट या मजदूर के रूप में वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने अपने भाषा, सभ्यता, संस्कृति और भारत को बचाए रखा। उसमें वो खाते हैं उस देश के ऊपर, गाते हैं हिंदी के और भारत की। अब आप कल्पना कीजिए कि विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से या तो विदेशी दूतावासों के माध्यम से हिंदी के प्रसार प्रचार की भूमिका वैश्विक फलक पर होती हुई सी नजर आती है। आज दुनिया के कई देशों के अंतर्गत, कई विश्वविद्यालयों के अंतर्गत निर्बाध रूप से जो है हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां आज के दौर के अंतर्गत अपने उपभोक्ताओं तक अपने माल को पहुंचाने के लिए हिंदी विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता का एक सेंटर बना हुआ है। उस सेंटर को अगर कब्जे में करना है, अपने माल की खपत अगर करनी है, तो उन्हीं के भाषाओं के अंतर्गत अपने माल की विशेषताओं को बयां करना है। और इसलिए हम देखते हैं कि गोदान विश्व की कई भाषाओं में अनुदित हुआ है। उस समय हम देखते हैं कि भाषा फैल गई, माने कि कोई रचना जब किसी अन्य भाषा के भीतर अनुदित हो जाती है तो भाषा का फैलाव हो जाता है। आज के तारीख के अंतर्गत हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को माना गया है। इसका मतलब है कि हिंदी का प्रसार प्रचार जो है वैश्विक फलक पर बहुत तेजी से होता हुआ सा नजर आता है, क्योंकि हिंदी का लचीलापन, हिंदी की मिठास और हिंदी का अपनापन पूरी दुनिया ने भी माना है। और इसलिए हिंदी का वैश्विक फलक आने वाले समय के भीतर बड़ा सुदृढ़ रहेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं है।
भविष्य की ओर देखते हुए आपको क्या लगता है कि हिंदी भाषा आने वाले दशकों में किस रूप में विकसित होगी? हिंदी भाषा आने वाले दशकों के भीतर विकसित होने के लिए उसका पहला पायदान होगा प्रौद्योगिकी। दूसरा होगा कि वो जिस किसी भाषा के साथ में आदान प्रदान की प्रक्रिया रखती है उसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान। हिंदी के भीतर अपनी वेबसाइट बननी चाहिए, अंग्रेजी शब्दों के साथ में उसका जुड़ाव बढ़ना चाहिए। इसमें प्रवासी भारतीयों के साथ में मेल मिलाप रखकर हिंदी को बढ़ाने के लिए या हिंदी के विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। शिक्षा और साहित्य के अंतर्गत जो भाषाई विविधता होती है उस भाषाई विविधता से ही हिंदी का भी विकास किया जा सकता है। अब आप देखें कि हिंदी स्कूलों के भीतर, पाठशालाओं के भीतर हिंदी शिक्षा का माध्यम बननी चाहिए, तभी जाकर हिंदी का विकास होगा। दूसरा, स्थानीय बोलियों को भी महत्व देना चाहिए, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि फनीशनाथ रेणु के उपन्यास के भीतर, महिला आंचल के भीतर। तो जब तक हम स्थानीय बोली का महत्व नहीं समझेंगे तब तक भाषा की गरिमा को हम बढ़ा नहीं पाएंगे। सही है। क्योंकि उसमें बनावटीपन आएगा। क्योंकि जब तक आंचलिकता की भाषा में जो शुद्ध देशीपन होता है, वो जब देशीपन की जो मिठास, वो लव जब तक उस भाषा के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे तब तक भाषा का सौंदर्य निखरेगा नहीं। इसलिए हिंदी भाषा के निखार में बोलियों का घालमेल, उसका जुड़ाव, मिला जुला रूप बड़ा महत्व रखता हुआ सा नजर आता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सरकारी संरक्षण उसको मिलना चाहिए हिंदी भाषा को। जब तक सरकारी संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक भाषा के प्रसार प्रचार में बाधाएं निर्माण होती है। सरकारी संरक्षण जब मिलता है, कुछ नीतियां अगर सरकार की हिंदी भाषा के विकास के लिए अगर बनाई जाती है, अलग से नीति बनाई जाती है, तो फिर हिंदी भाषा का विकास हो जाता है। उसके बाद में हिंदी के अंतर्गत जो हिंदी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं उसको भी जो है अनुदान सरकार की ओर से देना चाहिए। कवि सम्मेलन उसके होने चाहिए। हिंदी साहित्य के अलग से सम्मेलन होने चाहिए। हिंदी में ब्लॉग लेखन, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म तैयार होने चाहिए। शोध को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्थानीय प्रयास उसमें बहुत अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण है। माने कि पहले दौर के अंतर्गत हम देखते हैं कि कई लोगों ने अपनी जिंदगी हिंदी भाषा की सेवा करते करते समर्पित कर दिए। उस प्रकार से कुछ लोग निर्माण होने चाहिए। स्वयंसेवी कुछ संस्थाएं, संगठन निर्माण होने चाहिए कि जो हिंदी बोली और भाषा को उज्जवल बनाने के लिए काम करें। इस प्रकार का साझा प्रयास अगर निर्माण हो जाता है तो हिंदी वर्तमान दौर के भीतर और भविष्य के भीतर निखरती हुई सी नजर आएगी। सर, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा हिंदी भाषा और उसकी बोलियों की विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने के संदर्भ में? श्रोताओं के लिए मेरा ये संदेश होगा कि हम सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हिंदी हमारी जहन की भाषा है, हमारी माँ है, हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारी विरासत है, हमारी सारी की सारी धरोहर हिंदी से जुड़ी हुई है। इसको बचाना, इसको आगे ले जाना और विश्व में इसके डंके को स्थापित करना हम सभी लोगों का दायित्व बनता है। इसलिए जिन जिन दर्शकों को, पाठकों को या श्रोताओं को संभव हो, वे सारे के सारे लोग हिंदी के प्रति समर्पित भाव से जब सेवा करेंगे तो ये हिंदी की सेवा नहीं होगी, हमारे अस्मिता की सेवा होगी, हमारे जहन की सेवा होगी। क्योंकि कई लोगों के साझा प्रयास का परिणाम आज की हिंदी है। हम लोगों के साझा प्रयास से ही आगे हिंदी बढ़ेगी और जब हिंदी आगे बढ़ेगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि भाषा के विकास के साथ ही देश के विकास के मापक को भी तोला जाता है। इसलिए हिंदी का मानक इस विकास के साथ में संपृक्त किया जा सकता है। इसलिए दर्शकों से, पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम सभी लोग अपनी भाषा को विकसित करने में अपना योगदान दें। श्रोताओं, हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत की धड़कन है। भाषा जब बदलती है तो उसमें नई ऊर्जा का संचार होता है। हिंदी की यही बदलती धारा हमारे सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखती है और आने वाली पीढ़ियों तक उसे और भी सशक्त रूप में पहुंचाती है। हिंदी भाषा के बदलते रूप, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थे फोंडा कॉलेज के प्राध्यापक, हिंदी भाषा के अध्येता डॉक्टर संतोष रायबोले जी, जिन्होंने अत्यंत सहजता और गहराई से हिंदी भाषा की ऐतिहासिक यात्रा, उसके बदलते स्वरूप और समकालीन चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। सर, आपके इस मार्गदर्शन और समय के लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार। सभी श्रोताओं का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।